What are some of the most severe challenges that colleges are facing with Gen Z students? आज का जो युवा है उस युवा में टैलेंट बहुत है। 1-2 साल का बच्चा मोबाइल को इजीली ऑपरेट कर लेता है, तो उनमें सब कुछ है। कमी है संस्कारों की, कमी है पेशेंस की, कमी है गाइडेंस की। One thing Indian colleges must stop doing as per you. संस्थाओं में ये माना जाता है कि स्टूडेंट वेलफेयर में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाए, स्टूडेंट का कोई डिफिकल्टी हो, स्ट्रेस हो तो काउंसलिंग करा दी जाए, एक्टिविटी करा दी जाए, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी साल में एक बार होती है वो करा दी जाए, उनका एनुअल फेस्ट करा दिया, यही स्टूडेंट वेलफेयर है। सही मायनों में यही स्टूडेंट वेलफेयर नहीं है। जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर पे क्लब कल्चर होना चाहिए, बहुत सारे क्लब्स होने चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी क्लब का मेंबर होना ही चाहिए, क्योंकि क्लब कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बच्चा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाता है। जो गैप है उसको फिल करने के लिए जो मॉडल मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उस मॉडल को सब जगह पे अगर लॉन्च किया जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग बेस्ड कोई एक ट्रेनिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाए कि ये फायदा हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूट के, हर स्टेट के बच्चों को मिलेगा। What are the best practices you have seen deployed by other educational institutes that you think that we should also bring in here in India? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं। पेरेंट बोलता है कि मैंने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया तो मेरा काम खत्म। इंस्टीट्यूट बोलता है कि मैंने क्लास करा ली, मेरा काम खत्म। लेकिन अपना अपना काम खत्म नहीं करना है, अपने अपने काम को, अपने अपने रूल को बेस्ट करना है। हम लोग बेस्ट रिसर्चर हैं, हमारे यहाँ पे अच्छी रिसर्च होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसर्च होती है वो डॉक्यूमेंट तक रहती है, और जो हम बात करते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है, तो उन सबको बनने के लिए यही एक तरीका है। One thing that student must always remember. सवाल ये है कि क्या डिग्री ही सब कुछ है? यूथ को भी समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ डिग्री की तरफ ना भागे। What do you think when a student becomes more ready for studying abroad, and is it a positive step in a student's career? कि एक स्टूडेंट 12th के बाद भी विदेश जा सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब बच्चा विदेश चला गया और वहाँ पे जाके बीमार गया। जैसे हमारे जितने भी फेमस लीडर्स रहे, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, ये सब बाहर से पढ़ के आए and then they were able to do all the achievements in India. जहाँ तक संभव हो बैचलर्स डिग्री तक के लिए अपने कंट्री में रह के अपने आप को तैयार करना चाहिए और एमएस करने के लिए विदेश जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे यहाँ पे अच्छी लैब हो तो वापस हम हमारे कंट्री में भी आ सकते हैं। Hello everyone, I am Abha, your favorite study abroad counselor, and today I have something special for you. That is our new podcast. Yes, हमारा podcast जिसका नाम है शिक्षा देश विदेश, क्लासरूम से ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक। And my dear friends, the purpose of this podcast is to create awareness among the students so that the students can become more purpose driven, they have proper understanding about their career, they can become job ready, workforce ready, and they can shine India's name in a better way. So इसी मोटिव के साथ हमारा जो पहला एपिसोड है ये बहुत ही खास होने वाला है, और हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव फ्रॉम IIIT, and he is having 20+ years of experience with students, research, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ये पूरी जर्नी रही है, और ये सारा एक्सपीरियंस हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस स्पेशल एपिसोड में। सो फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू, तो हमारे साथ बने रहिए, मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं। सो टुडे लेट्स वेलकम डॉक्टर अजय श्रीवास्तव। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सो सर, हम इस पूरे पॉडकास्ट को सेगमेंट बाय सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट सीवियर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कॉलेजेस आर फेसिंग विद जेन जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा ये प्रश्न आपका है, ये आज की जनरेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। जेन जी बच्चे जो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेन जी बच्चे जो होते हैं वो 97 से 2012 में बर्थ हुए बच्चे होते हैं। इन बच्चों के साथ में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, सोशली डिसकनेक्टेड होते हैं पर सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड होते हैं। तो हमको ये देखना है कि इन बच्चों को किस तरह से राइट डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि एक तरफ इनमें पैशन तो होता है कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत जल्दी कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस की थोड़ी कमी कहीं कहीं पे इनको पीछे लाती है। दूसरी चीज़, सोसाइटी से डिसकनेक्टेड रहते हैं, तो उस वजह से लोगों से मिलना जुलना इनका काफ़ी कम होता है, और ह्यूमन वैल्यूज़ और इमोशंस को थोड़ा कम समझ पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए इन बच्चों का सोशलाइजेशन कराना। जब ये सबसे मिलेंगे जुलेंगे, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे और अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो इनके लिए ज़रूरी ये है कि इनको थोड़ा काउंसलिंग का अगर सपोर्ट मिले, और फैमिली से इन्वॉल्व रहें, और सोशल मीडिया से हट करके रियल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनको भी फेस करें। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं
तो उस काम में सोसाइटी के ही चैलेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं जिनको हम पूरा करते हैं। चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्यों ना बात करें, तो सॉफ्टवेयर क्या है, ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, ईजी बनाना। तो उसको ईजी बनाने के लिए जब हम ह्यूमन लाइफ को ही नहीं समझेंगे तो उसको ईजी कैसे बनाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम बच्चों को सोसाइटी से कनेक्टेड करें, उनका सोशलाइजेशन कराएं, उनको थोड़ा काउंसलिंग दें, उनको बूस्टअप करें। बाकी काम के लिए वो ऑलरेडी परफेक्ट हैं और वो एक वेल परफॉर्मर हो सकते हैं और दुनिया को हिलाने की क्षमता रखते हैं। Okay, sir. So my next question is, in your overall experience, what do you think? How has the role of training placement officer has evolved, and how is it helpful for students? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मेरा ही अपना 25 साल का अनुभव इस क्षेत्र पे है और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी चेंज भी हुआ है समय के साथ साथ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के कैंपसेस काफ़ी हुआ करते थे। उस तरह की इंडस्ट्रियाँ रिक्रूटमेंट करती थी और उनका ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, इस तरह के एरियाज, सेक्टर्स में उनका रिक्रूटमेंट होता था। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने एंटर किया, उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी, प्योरली सॉफ्टवेयर नॉलेज के बच्चे उनको चाहिए होते थे, तो उसके हिसाब से हमको ट्रेन करना पड़ा। फिर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई कि पहला फेज जो था उसमें कि सबसे पहला टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, उनको स्क्रीन करना किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, लंबी टीम उसमें लगती है। तो बच्चों को कंप्यूटर सेवी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि होता ये था कि बच्चा कंप्यूटर में ऑनलाइन टेस्ट देने जाता था और छोटी सी ब्लंडर से कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसमें मल्टीपल की को आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, दूसरा विंडो ओपन कर दिया, इस तरह के बहुत छोटे छोटे जो गाइडलाइंस थी उनके पास नहीं थी, तो वो टेस्ट से रिजेक्ट हो जाते थे। जो एक बहुत मतलब कहना चाहिए कि हमारे लिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए बड़ा चैलेंज था कि बच्चा कैपेबल है, उसमें स्किल्स हैं, लेकिन क्यों वो रिजेक्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए फिर हमने बच्चों को लगातार असेसमेंट टेस्ट करा करा करके उसके लिए उनको रेडी किया कि वो उसको समझ सकें अच्छी तरीके से। फिर आया कैमरा प्रोटेक्टेड प्रोसेस में ये हुआ कि बच्चा जब सिस्टम पे बैठा हुआ है तो किसी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पे कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लगातार काफ़ी देर तक नहीं देखता होना चाहिए। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि किसी भी तरह से वो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है, किसी की हेल्प ले रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब उनको समझाया, उसकी प्रैक्टिस कराई। तो इस तरह से हायरिंग प्रोसेस चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। मैकेनिकल सिविल से हटकर हम कंप्यूटर पे फोकस्ड हो गए हैं। आज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में भी कंप्यूटर की डिमांड है। उसमें अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है या डिज़ाइनिंग का नॉलेज है तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। फिर थोड़ा और चेंज हुआ, जब आज की जनरेशन बात करते हैं तो एआई की बात होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना अब जॉब अधूरा सा है। अगर आपको ग्रो करना है, बड़े जॉब चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए। सारा एरिया जितना भी हमारे लाइफ में है, हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक में जो यूज़ करते हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं एआई शामिल होता है। तो बच्चे को तैयार करना कि क्या एआई है, एआई के एप्लीकेशंस क्या है, सिर्फ एआई समझना ही नहीं, एआई को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लाइफ को इजी बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वो सब का नॉलेज उनको देना, जिससे कि वो खुद अपने इनोवेशंस, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करके कुछ नया सोसाइटी के लिए बना सकें। तो इस तरह से ये हायरिंग प्रोसेस चली है, ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट से लेकर के आज पूरी कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस। तो ये सब बड़े चैलेंजेस थे और इसकी वजह से काफ़ी चेंज आया, प्लेसमेंट में बूम भी आया, काफ़ी अच्छे जॉब्स आने लगे, नए नए इंडस्ट्रीज आई, स्टार्टअप्स आए। अब सवाल ये है कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर का दूसरा रोल क्या था। ये तो हुआ कि टेस्ट कैसे कंडक्ट हुआ जी। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को बेसिकली लर्निंग प्रोसेस पे हमेशा रहना होता है, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा कि चल क्या रहा मार्केट में, तब तक वो ना समझा सकता है ना उस हिसाब से कोई प्लान कर सकता है। एज अ ग्रेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर को रेगुलर प्रोसेस करनी होती है, हर रोज करने वाली प्रोसेस है, जिसमें उसको दो सेक्टर्स पे कनेक्ट अच्छा करना होता है। एक है उसके स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को कैसे वो गाइड करे, कैसे उनको तैयार करे, इंडस्ट्री रेडी करे, और कैसे उनका बेस्ट निकाल के लेके आए, और उनके बैड में भी बेस्ट कैसे आ सकता है, जब वो बहुत पुअर कंडीशन में है, जब मेंटली वीक हैं, जब उनका बेस्ट आने की संभावनाएं कम है, तब कैसे उनको मेंटरशिप दी जाए। तो ये सब एरियाज में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर काम करता है। साथ साथ में इंडस्ट्री से रेगुलर कनेक्ट करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सप्लाई तो इंडस्ट्री भी करना है जी। तो इसके लिए ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर मैं इंडस्ट्री से रेगुलर कांटेक्ट करता हूँ। मतलब सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं, वैसे भी जनरल बात करके हम उनसे पूछते रहते हैं कि आपकी कंपनी कौन से टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रही है, आगे क्या होने वाला है, क्या आपका एक्सपेंशन होने वाला है, कौन सी स्किल सेट पे आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए बच्चे को क्या क्या सिखा देना चाहिए। ये सब फीडबैक जब आते हैं तो उसके पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा डिज़ाइन होता है, और फिर वो ट्रेनिंग उस पर होती है उस पर्टिकुलर पे। फिर उसके बाद असेसमेंट हम करके देखते हैं कि क्या ट्रेनिंग परफेक्ट हुई है, कि क्या कुछ एरिया है वीक है। तो हम जो असेसमेंट टेस्ट करते हैं इसमें 35 एरियाज होते हैं स्किल सेट्स के, सारे पे हम एक साथ ही टेस्ट करते हैं, और 35 स्किल सेट्स में से हम पूल बनाना शुरू करते हैं फिर कि ये इसमें से किस किस स्किल सेट में कैंडिडेट वीक है,
हो सकता है एक बच्चा कम्युनिकेशन में वीक हो, एक बच्चा टेक्निकली वीक हो, कोई बच्चा हो सकता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो। तो इस हिसाब से 35 सेक्टर्स में हम स्किल सेट बना करके फिर उस पर हम उनको पूल वाइज ट्रेनिंग अरेंज करते हैं कि कम्युनिकेशन वीक कम्युनिकेशन स्किल बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग बैच हो गया, उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, उसका अलग मॉनिटरिंग होगा। तो हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू इस जो उनके वीक एरियाज होते हैं वो निकालते हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये करते हैं और असेसमेंट लेते हैं तो हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही वजह है कि हमारे जो इंडस्ट्री में जो प्लेसमेंट है, मैंने अपने कैरियर से बोल सकूँ जब से स्टार्ट किया है, कभी भी 90% से नीचे नहीं गया। ओके 90% से अबव हमने रखा, 100% तक हमने टच किया प्लेसमेंट्स को। और सिर्फ बात प्लेसमेंट परसेंटेज की नहीं है, क्वालिटी जॉब्स। बच्चा जो चाहता है, जिसके लिए वो ड्रीम लेके आया है, क्या वो ड्रीम हम पूरा कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए है कि जॉब तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन क्या वो जो सपना देख करके उसने एडमिशन इंस्टीट्यूट में लिया था, क्या ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर उस सपने को समझ पाया? जब तक वो समझेगा नहीं तब तक वो कुछ इसको पूरा करा नहीं सकता। क्योंकि जब समझेगा फिर वो देखेगा कि इस बच्चे को किसी इंडस्ट्री से कनेक्ट कराना है। तो हम करते ही हैं कि पूल वाइज जो इंडस्ट्री का भी पूल बनाते हैं कि पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो कितने बच्चे जो है एआई में स्ट्रांग हैं, उन बच्चों को इस इंडस्ट्री में सप्लाई किया जाए, ना कि सबको। तो हमारा जो डेटा है वो पूल वाइज है और पूल वाइज इंडस्ट्रीज भी हैं। एक पूल को दूसरे पूल से कनेक्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और एक अच्छे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर का यही काम है कि वो जो दोनों एंटिटी हैं दोनों को आपस में मिला दे कि एक बच्चे को ये अच्छी इंडस्ट्री चाहिए और एक अच्छी इंडस्ट्री अच्छा प्रोफेशनल चाहिए। दोनों की रिक्वायरमेंट अगर हम फुलफिल कर पाते हैं तो हमारा काम पूरा होता है। साथ में हम स्टूडेंट्स को और इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए एक मॉडल रन करते हैं, वो इंटर्नशिप। इंस्टीट्यूशंस में इंटर्नशिप होती है लेकिन उसका एक फिक्स पीरियड होता है। वो फिक्स पीरियड पे इंटर्नशिप के लिए हम 100% डेडिकेटेड हैं, हम करते ही हैं। हमारे सभी बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा जो रोल प्ले का काम मैंने किया है वो ये है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर मीन्स थर्ड सेमेस्टर से भी स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? एक तो पार्ट टाइम इवनिंग आवर्स में, ऑनलाइन मोड पे। दूसरा सेमेस्टर के एंड पे एक एक दो महीने की वो इंटर्नशिप भी कराते रहते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट समझने का उसको मौका मिल जाता है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है। और जो इंडस्ट्री फोबिया होता है, कंपनी में जाएंगे तो कैसे बात होगी, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, वो उससे बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो जब फाइनल प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं तो उसको वो हेजिटेशन नहीं होता, उसको वो डर नहीं होता कि मेरे से क्या सवाल पूछा जाएगा और कौन से लोग होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे। बच्चा फेमिलियर हो जाता है। हाँ, फेमिलियर हो जाता है और उस वजह से वो बहुत कंफर्टेबली अपना रिप्लाई करता है। हर स्टूडेंट का बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो आता है। अब रहा तीसरा काम कि बच्चे डिप्रेशन पे आते हैं, स्ट्रेस पे आते हैं, तो उसके लिए भी वही है कि जब रेगुलर हम बात करेंगे तो हमें मालूम है कि कौन सा बच्चा प्रेशर में है, कौन सा बच्चा नॉर्मल है। जो बच्चा ऐसा फील होता है उनको बुला के काउंसलिंग करना, उनका मेंटरशिप करना, उनको उनके लिए मेडिटेशन कराना और उनके लिए एक ऐसा मेंटर अपॉइंट करना जो उसका डे टू डे उसका मॉनिटरिंग भी करे। So sir, my next question, which is a very important question in this section, is that what are the critical roles that an institute can play in order to shape the mindset of a student, that too beyond academics? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि एक इंस्टीट्यूट होता है, बच्चा सपने लेके जाता है, कुछ के पूरे होते हैं, कुछ के रह जाते हैं। Yes. तो इन सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो इंस्टीट्यूट ही होता है, क्योंकि सीखने की जगह तो वही है। आज देखा है तो 8-10 घंटे जो एक्टिव वाले होते हैं, एक्टिव आवर्स अगर 24 आवर्स में से हम 8 आवर्स स्लीप पे निकाल दें तो 16 आवर्स होते हैं। उसमें से 8 to 10 आवर्स तो वो कॉलेज के अंदर ही रहता है। तो वहीं से वो सब कुछ सीखता है। तो इंस्टीट्यूट का जो रोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए, बहुत फोकस्ड होना चाहिए। मुझे जो लगता है वो एक स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ पे होना चाहिए। अगर मैं अपना खुद का फीडबैक दूं तो मेरे हिसाब से बच्चे की एक प्रॉक्टर डायरी होनी चाहिए। उसके अंदर बच्चा बचपन से जब इंस्टीट्यूट तक पहुंचा है उसकी हर एक चीज़, कि उसकी ड्राइंग अच्छी है, उसका टेक्निकल स्किल अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसका टीम लीडिंग अच्छी है, या और बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। अगर ये सब कुछ इंस्टीट्यूट के पास में पहले से हो और इंस्टीट्यूट इसी को कैरी फॉरवर्ड करे आगे, तो स्टूडेंट को वो सही दिशा दे सकता है। होता ये है कि जब बच्चा इंजीनियरिंग में आता है तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग का मतलब या किसी भी एजुकेशन सिस्टम मतलब होता है कि आप उसी फील्ड का ही जॉब करो। और इंजीनियरिंग ऐसा कोई सा भी एरिया नहीं जहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। आपका जो हॉबी है, जिस पे आप बेस्ट करते हैं, जिसमें आपको मजा आता है, मेरा ये मानना है कि आपको जॉब वही करना चाहिए जिसमें आपको मजा आता है। लेकिन जिसमें मजा आता है वहाँ पे आपका एक्सेलेंस आता है। जब आपका एक्सेलेंस आता है तो आपके बेस्ट कहना चाहिए अप्रिसिएशंस मिलते हैं, अच्छा जॉब मिलता है, फिर अपने आप पैसा आता ही है।
तो इंस्टीट्यूट इस लेवल पे काम कर सकते हैं कि जो स्किल सेट की मैंने बात की थी टेक्निकल स्किल जॉब के लिए, वैसे ही स्टूडेंट जब इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं तो उनकी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं जो वो बाहर दिखा नहीं पाते हैं, वो कुछ प्रॉक्टर डायरी में होती हैं। फिर इंस्टीट्यूट की जो इवेंट्स होते हैं उनको उस इवेंट में ज़रूर पुश करें, उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जैसा मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मुझे याद है कि मैंने 2004 में एक सेशन अटेंड किया था और वहाँ पे एक बड़े सिंगर रूरल एरिया से, बैकवर्ड एरिया से आए थे और वो बहुत अच्छा जो भारतीय जो संगीत है उसकी महारत रखते थे इंस्ट्रूमेंट बजाने में, गाने में। तो वहाँ से चर्चा ही स्टार्ट हुई कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर इस सिंगर का क्या काम। तो वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ और उसका एंड ये हुआ कि हम म्यूजिक इंजीनियरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, जो बच्चे म्यूजिक में हैं वो म्यूजिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और म्यूजिक में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह सॉफ्टवेयर है। एक इंजीनियरिंग का बच्चा अगर सॉफ्टवेयर नॉलेज रखता है तो आपको मालूम होगा जितनी भी जो डबिंग होती हैं, जितनी रिकॉर्डिंग होती हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है जी। ठीक है, जो सारी मूवी होती है उसमें जो इफेक्ट्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। Yes. तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको डायरेक्शन दें। आपने जैसे बोला कि ओवरऑल एक डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए कि बच्चा क्या क्या करता है। ये जैसे मैं स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हूँ, तो ये एक हॉलिस्टिक प्रोफाइल देखती है यूनिवर्सिटी जब भी हम अप्लाई करते हैं हाँ। तब। तो उसमें यही देखते हैं बैचलर्स Correct. मास्टर्स में कि बच्चे ने ओवरऑल क्या क्या किया है। Correct. और जितना ओवरऑल एक्टिव बच्चा होगा उतनी अच्छी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उतनी अच्छी स्कॉलरशिप्स उसको मिलती है। बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसे ही प्रोफाइल ग्रो करने से हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स में भी कोई स्कॉलरशिप्स हाँ, अवेलेबल डेफिनेटली, होती हैं? क्योंकि देखिए जो ओवरऑल परफॉर्मर होगा वो हर जगह परफॉर्मर होगा। हाँ। जब परफॉर्मर है वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से यही देखती हैं, वो देखती क्या है, बस एक सिंपल चीज़ देखती हैं। जो चीज़ देखती हैं वो ये है कि ये एक्टिव है या डल है। एक्टिव है मीन्स कुछ 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 कर रहा है ये, तो उसका किसी भी एरिया में परफॉर्मेंस आना चाहिए। अगर वो परफॉर्मर है तो वो उनके काम का है, क्योंकि वो उसको उसी डायरेक्शन पे ढाल देते हैं। हाँ, उसी तरीके जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, जितना फ्रिक्वेंट है, जैसा मैं जानता हूँ, जितना मेरे नॉलेज में है, कि उन यूनिवर्सिटीज़ में हर एरिया के एक्सपर्ट भी आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स भी आते हैं, रिपोर्टर भी आते हैं, सिंगर भी आते हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के जो इंडस्ट्री रन करने वाले लोग हैं, वो सब लोग भी इंटरेक्ट करने आते हैं। तो वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। आज मेरे में एक थॉट है, वो इग्नाइट हो रही है कि मुझे ये बनना है। उस थॉट का इग्निशन से लेकर बर्निंग तक और मैच्योर होने तक के लिए ज़रूरत इसी बात की है कि उसको उसके पसंद का एक पर्सन मिल जाए, जो उसका कहना चाहिए रोल मॉडल हो सकता है। उससे वो कनेक्ट होता है, उसको गाइड करता है और वो अपने आप को देखता है कि मेरे में भी वो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ तो हैं, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, तब वो बन सकता है। तो ज़रूरत इसी बात की है कि बुकिश नॉलेज से हटके प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हमें आना होगा और हमको स्टूडेंट को एक्सपोजर देना होगा और जो उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके रोल मॉडल से उनको मिलवाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर इंस्टीट्यूट करता है तो आगे की सक्सेस स्टोरीज वो खुद देखेगा और उनके स्टूडेंट जो है इंटरनेशनली, मतलब कहना चाहिए, आइकॉन बन के निकलेंगे। That what does student welfare really means today, and how can you see it change over past 20-30 years? बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ मेरे पसंद का प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट के साथ में रहना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं हमेशा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, उनके बीच में रहने की कोशिश करता हूँ, एक्टिविटीज़ कराता हूँ। कई सारे मतलब काम बहुत होने के बावजूद भी कई क्लब्स को मैं खुद लीड करता हूँ। जैसे मैं अभी ई-सेल लीड कर रहा हूँ, प्लेसमेंट्स के अलावा है, और सोशली बहुत सारी इवेंट करते हैं, तो सब जगह पे स्टूडेंट ही शामिल होते हैं। स्टूडेंट वेलफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के डेवलपमेंट में और इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट में भी। अब स्टूडेंट वेलफेयर होता क्या और पहले कैसा होता, तो पहले मैं इस पर आपको अवगत करा दूं कि नॉर्मली संस्थाओं में ये माना जाता है कि स्टूडेंट वेलफेयर में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाए, स्टूडेंट का कोई डिफ़िकल्टी हो, स्ट्रेस हो तो काउंसलिंग करा दी जाए, डॉक्टर से दिखवा दिया जाए, एक्टिविटी करा दी जाए, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी साल में एक बार होती है वो करा दी जाए, उनका एनुअल फेस्ट करा दिया, यही स्टूडेंट वेलफेयर है। जबकि सही मायनों में यही स्टूडेंट वेलफेयर नहीं है। स्टूडेंट वेलफेयर का मतलब ये होता है कि छात्र कल्याण, जिसका नाम ही है छात्र कल्याण, छात्र कल्याण के लिए एक एक बच्चे के कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते हो, कैसे आप एक एक बच्चे को उसका बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार कर सकते हो,
कैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म से उनको कनेक्ट कर सकते हो, ये स्टूडेंट वेलफेयर होता है। तो ज़रूरत है इसमें एक कहना चाहिए कि रेगुलर फॉलोअप की, रेगुलर मेंटरशिप की, और बच्चे को बूस्ट करने की और उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की। तो छात्र कल्याण में इंस्टीट्यूशंस को जो करना चाहिए वो यही करना चाहिए। देखिए, परफॉर्मर तो सब जगह होते हैं, परफॉर्मर परफॉर्म खुद कर लेगा, उसका बेस्ट अपने आप आएगा। उसमें हमने क्या किया जी। हम जो कर सकते हैं वो हमारा जो अचीवमेंट है तब है जब जो हम नॉन परफॉर्मर, बिलो परफॉर्मर को या डिप्रेस को या कहीं प्रॉब्लम फेसिंग स्टूडेंट्स को तैयार करके उसका बेस्ट लेके आ सकें। और अगर हम इस वीक एरिया पे काम करके बेस्ट ला पाते हैं तो ही हमारी उपलब्धि है, तभी इंस्टीट्यूट का नाम होगा और तभी एक जो स्टूडेंट वेलफेयर शब्द है उसका अर्थ समझ में आएगा सबको। करेक्ट। तो सर, जैसे आपने कहा कि बच्चे को ग्रो करने के लिए मेंटरिंग चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि अभी हमारे पास ऐसा इंफ्रा अवेलेबल है कि बच्चे तक मेंटरिंग पहुंच पाए? क्योंकि जैसे आप स्टाफ में हैं, आपके पास तो बहुत सारे काम होते हैं, जी। राइट? और भी प्रोफेसर्स के साथ पास बहुत सारे काम हैं। तो क्या लगता है आपको कि मेंटरिंग बच्चे को कैसे दिलाई जा सकती है, जहां बच्चा इजीली वो चीज़ ले सके और इंस्टीट्यूट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े? जी, तो ये तो सच है कि सबके पास काम बहुत होते हैं, सरकारी संस्थानों में तो वैसे ही बहुत काम होते हैं। जी। लेकिन देखिए, चुनौती है और सक्सेसफुल अगर अपने आप को फील करना है, मतलब ये दिखाने के लिए नहीं, जो अंतरात्मा होती है, अगर आप उससे पूछोगे कि मैंने अपने जो काम करने थे क्या मैंने पूरे कर लिए हैं, क्या मैं संतुष्ट हूँ, तो वो तभी आएगा जब आप पूरा काम कर सकेंगे। जी। हर एक बच्चे को अगर आप ग्रो करा सकते हैं, हम्म। हर एक बच्चे को आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटरशिप दे सकते हैं, और अगर मेरे 100 में से 100 बच्चे सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो ही मेरा सेटिस्फेक्शन है ना। तो इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करें, जो हम नहीं कर सकते उसके माध्यम बनते हैं, है ना। बच्चा और बच्चे के साथ उसका पेरेंट, इन दोनों साथ हमें बैठना ही होता है। जब तक आप उनको समझोगे नहीं, और ये पहली जो काउंसलिंग होती है बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। जब एक स्टूडेंट आता है, उसका पेरेंट आता है, तब जाके पता लगता है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ठीक है, जब उस प्रॉब्लम को समझते हैं तो कुछ पेरेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चे को इस तरह से ट्रीट करो, कुछ बच्चे के लिए भी काउंसलिंग होती है, आप पेरेंट को आप वैल्यू दो और उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा बेस्ट निकले, अच्छा परफॉर्म करे, बड़ा प्रोफेशनल बने, सक्सेसफुल पर्सन बने। वो बनेगा कब? तब जबकि वो उसका एनवायरनमेंट उसको मिले। तो एनवायरनमेंट देने का काम इंस्टीट्यूट करता है और फैमिली करती है। इंस्टीट्यूट काउंसलिंग कर रहा है, फैमिली को पता नहीं है कि करना क्या है, तो फैमिली को वो गाइड किया जाता है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर है तो हम खुद नहीं कर सकते, हम हर चीज़ को नहीं कर सकते, हम हर एरिया के मास्टर्स नहीं सकते, लेकिन मास्टर्स तो होते हैं सोसाइटी में, Yes. हम उनको काउंसलिंग करके उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। So, sir, my next question is that do you think that critical thinking, self-awareness, and adaptability are some important factors that need to be involved in the students' overall growth? And what do you suggest? How can tier 2, tier 3 students involve all these things in their overall growth? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मेंटल हेल्थ का, मेंटल वेलनेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर बात वही है कि जहाँ से परफॉर्मेंस आना है वही बीमार है, वही कमज़ोर है, तो परफॉर्मेंस कैसे आएगा? तो इसका बहुत बड़ा रोल है और सबसे पहले काम ही यही करना चाहिए, है ना। स्टूडेंट कहीं का भी आया हो, और टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ से आया हुआ बच्चा जब इस एनवायरनमेंट पे आता है तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रहा नहीं है। अब जब वो यहाँ आता है तो उसको समय लगता है, और यही वो फेज़ होता है जहाँ पे उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। एक वेल परफॉर्मर भी आकर के बिलो परफॉर्मर बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हमको ऐसे स्टूडेंट का जो फेज़ होता है, जैसे ही वो हमारे नॉलेज में आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, उन सब बच्चों पे हमको प्रॉपर फोकस करना है, उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है, कंफर्टेबल जोन में उनको लाना है। ये जो पहला 6 महीना होता है, ये 6 महीने ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब वो आते हैं तब वो 3-3, 4-4 घंटे का सेशन होता है काउंसलिंग का, तो उनको तभी समझाया जाता है कि आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो और जो इसके बीच का जो गैप है उसको कैसे आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर बेस्ट चाहते हैं तो हम वो एनवायरनमेंट डेवलप करें, और अपने ही दिमाग को, पेरेंट को चाहिए वो पहले अपने ही दिमाग को ठीक करे, उसको स्टेबल करे, उसको ये थॉट दे कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छा है, उसने बहुत मेहनत की है, वो परफॉर्मर है और उसका सबसे बेस्ट सिलेक्शन होगा, उसको बेस्ट जॉब मिलेगा। जी। जब ये होगा और ये वाइब्स जाएंगी तो बच्चे की एक्टिविटी अपने आप चेंज होंगी, बच्चे को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद ही कोई दूसरा रोल प्ले कर सकता है।
मोटिवेटर हो, मेंटर हो, काउंसलर हो, ये लोग भी तभी रोल प्ले कर सकते हैं जबकि वो बच्चा जो हारे हुए खिलाड़ी से ऊपर उठ के एक प्लेयर की तरह बने। गेम में हार जीत होती है, लेकिन हार मान के बैठ जाना नहीं होता। हार तय हो तो भी खेलना तो पड़ता ही है ना। So, sir, my next question is that can you suggest a few practical ways um, which can help students build long-term resilience? मेरे को लगता है कि इसमें जो सबसे आसान और सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड रास्ता है वो क्लब कल्चर। हाँ. जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर पे क्लब कल्चर होना चाहिए, बहुत सारे क्लब्स होने चाहिए और हर बच्चे को किसी न किसी क्लब का मेंबर होना ही चाहिए। Okay. क्योंकि क्लब कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बच्चा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाता है। वो एफर्ट ही तो जाकर आगे उसको एक डायरेक्शन देता है। यहाँ स्टार्ट यहाँ से होता है। जब भी किसी को सक्सेसफुल बनना हो तो सबसे पहले जरूरी होती है कि वो सोचे तो सही। हाँ. जब तक हमने सोचा नहीं हम अचीव कैसे करेंगे। True. तो हमारा ई सेल सिखाता है कि व्हाट इज थॉट प्रोसेस। एक आइडिया एक जिंदगी बदल सकता है। यही थॉट, यही आइडिया, यही कोट मैं बच्चों को देता हूँ कि आपने अगर कोई अच्छा विचार सोच लिया कि मैं मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए, तकलीफ़ों को कम करने के लिए, लाइफ को हैप्पियर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो जैसे मुझे याद है एक बच्चे ने आयुर्मित्रम करके एक ऐप बनाया जिसका काम ये था कि जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं वो सबको सूट नहीं करती। हाँ. हर किसी को सूट नहीं करती, तो किसको क्या सूट करेगा उसके लिए हमने एक ऐप बनाया। Okay. उस ऐप में आपको पूरी हिस्ट्री डालनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आयुर्वेद डॉक्टर आपसे 2 घंटे तक सवाल जवाब ही करता रहता है, क्योंकि जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, बॉडी को क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा, तब तक वो दवाई नहीं दे सकता। हाँ. तो इसी तरीके से उस ऐप में भी यही है कि आपकी पूरी की पूरी जो तासीर है जिसे कहते हैं जी. वो समझता है। Okay. उसके आधार पर वो दवाइयाँ रिकमेंड करता है कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए आपके बॉडी के नेचर के हिसाब से। तो इसी तरीके से जो आइडिया जनरेशन है वो बहुत तरह तरह के आइडियाज़ लेके आता है। उन आइडियाज़ में जब बच्चे लेके आते हैं तो फिर शुरू होता है हमारा असली रोल, वो होता है मेंटरशिप का। हाँ. कि उनको बताया जाए कि इसको अचीव कैसे करना है, Yes. ये कैसे पूरा होगा, कौन से टेक्नोलॉजी इसमें लगेगी, कौन से टूल्स इसमें लगेंगे, कहाँ से आपको इसकी हेल्प मिलेगी, कहाँ से इसके इक्विपमेंट मिलेंगे, ये सब सिखा करके बच्चे अच्छे अच्छे मॉडल बनाते हैं। और हमारे पिछले 3 साल से हमारी टीम है नेशनल लेवल पे पहली बार 1 टीम, दूसरी बार 2 टीम और अभी तीसरी बार अभी इवेंट होने जा रहा है। तो हमने अभी करीब 48 टीम्स को आइडेंटिफाई किया है जो नेशनल लेवल पे खेलने जाएंगे। Okay. तो क्लब कल्चर क्या सिखाता है कि आप अपने एक क्लब में मेंबर बनो, उसकी एक एक्टिविटी बनाओ, एक्टिविटी बना के उसको प्लान करो, मॉडल बनाओ और उसको प्ले करो। तो ऐसे ही अलग अलग क्लब में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अलग अलग तरह के स्किल सेट के परफॉर्मर आते हैं और हमारा रोल यही है कि हम उन परफॉर्मर को छांटें और उनको सही प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं। और जब ऐसी जगह पे लेके जाते हैं तो परफॉर्मेंस आता है। जैसे अभी फिर मैं आपको बताऊं, एक कंपटीशन था बैंगलोर में मीशो कंपनी का। हाँ. 2 स्टूडेंट थी जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया और उन्होंने सेकंड प्राइज जीता। Okay. सेकंड प्राइज जीतने के साथ में 75,000 का उनको कैश प्राइज मिला, जॉब भी मिल गया उनको। Oh, nice. तो ये जॉब का जो नॉर्मल ट्रेंड था कि कैंपस आए, कंपनी आएगी, प्लेसमेंट होगा, ऑनलाइन टेस्ट देना है, असेसमेंट होगा, इंटरव्यूज होंगे, सबसे डायरेक्ट इस तरीके से उनको जॉब भी मिल गया। तो जब हम क्लब कल्चर के थ्रू स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं तो स्टूडेंट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि वो तो उसमें उसको शौक होता है। शौक में कभी परफॉर्मेंस लो नहीं आती, शौक में परफॉर्मेंस में से हाई आती है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज पे हम जा करके स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो मिशन है 100% प्लेसमेंट, 100% सक्सेसफुल लाइफ, बेस्ट परफॉर्मर बनाने का, बेस्ट प्रोफेशनल बनाने का, उस पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। In your experience, as many of your students are working abroad and studying abroad, some are in India, so what do you think that what are the best practices you have seen deployed by other educational institutes that you think that we should also bring in here in India? जो मुझे दिखता है, जो अंतर है जिसके कारण हमारे जो टैलेंट है बाहर जा रहा है, वो यही है कि हम वो एनवायरनमेंट पूरी तरह से दे नहीं पा रहे जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे बाहर जाने वाले लोगों से जब मेरा डिस्कशन हुआ तो यही बात सामने आई कि जब हमारे पास में टूल्स ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। मैं तो इंडस्ट्री रेडी हूँ, मैं तो बेस्ट परफॉर्मर हूँ, मैं अपनी कंट्री की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन जब कंट्री में उस काम को करने के लिए एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ करती हैं वो यही करती हैं कि जो 100% एक्सपोजर, फुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये सब कुछ जो वो प्रोवाइड करती हैं
अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी वो हो जाए। हम्म, हम लोग बेस्ट रिसर्चर हैं, हमारे यहाँ पे अच्छी रिसर्च होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसर्च होती है वो डॉक्यूमेंट तक रहती है, रिसर्च पेपर तक रहती है। तो उन रिसर्च पेपर्स को अगर हम इंडस्ट्री तक कनेक्ट करें, जो कि विदेशों में हो रहा जी जी। है ना, कि जो कुछ भी हो रहा है काम वो उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री तक पहुंच रहा है। अगर हमारे भी इंस्टीट्यूशंस अपने जो इन्वेंशंस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं और इनोवेशंस हैं, उनको बहुत फास्ट तरीके से इसका फेज 2 जो होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल का प्रोडक्शन मॉडल तैयार हुआ, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इंडस्ट्री उस पर तैयार हो जाती है। अगर ये सब कुछ हमारे देश में होगा तो ना टैलेंट बाहर जाएगा, जी और जो हमारा टैलेंट वहाँ जा रहा है वो अपने देश में ही बेस्ट परफॉर्म करेगा, और इंडिया से और भी ज़्यादा टैलेंट निकल के आएंगे। और जो हम बात करते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है, हमको 2047 में विकसित भारत बनना है, जी तो उन सबको बनने के लिए यही एक तरीका है कि अब हम हमारे जो ट्रेडिशनल मॉडल हैं उनको छोड़ के एक नए एक्सपेरिमेंटल मॉडल, जो कि डायनेमिकली मूव करता हुआ, टाइम फास्ट चेंजिंग, इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्री फ्रेंडली करिकुलम के साथ में चलेगा, और स्टूडेंट को जो वो लर्न करता है उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और उसको इतनी फ्रीडम होगी कि वो जो रिसर्च कर रहा है उसको फ्रीडम के साथ रिसर्च करने मिलेगा, चाहे उसमें कितना ही खर्चा क्यों ना हो रहा हो। अगर ये गवर्नमेंट से उसको इस तरह सपोर्ट मिलेगा तो हमारी रिसर्च सही डायरेक्शन पे जाएगी। आपको मालूम है कि हमारे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जिनमें यूएस का पेटेंट है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम वहाँ तक समझ नहीं पाए जब तक वो पेटेंट फाइल हो चुका था। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो मुख्य वजह समझ में आती है वो यही है कि हमको हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल मॉडल, ओल्ड अप्रोच से हट करके एक नई अपग्रेडेशन जो करिकुलम को फॉलो करती जो नई अप्रोच है, जो 2047 का विकसित भारत है, विश्व गुरु बनने वाला भारत है, उसको इन कंट्रीज़ की जो अडॉप्ट टेक्नोलॉजी है उनसे भी ज़्यादा अच्छी मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ में आना होगा। हमको इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिसर्च पेपर्स तक न करते हुए हमको उसके आगे के इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे जाना होगा, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी, उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो टैलेंट है उसको सही वैल्यू मिलेगी, देश को बड़े बड़े टैलेंट मिलेंगे, और डेफिनेटली इंडिया 2047 से पहले विश्व गुरु बन जाएगा। जी। तो जैसे आपने कहा, अभी एग्जांपल दिया आपने कि पेटेंट्स बहुत सारे हैं जो दूसरी कंट्रीज के पास चले गए, तो मेरी ऑडियंस ताकि समझ पाए तो आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे सिंप्लीफाई करके, ताकि वो लोग रिलेट कर पाए। जैसे मतलब बात करूँ जो हमारे पेटेंट हो सकते थे, तो बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे हमारा तुलसी है, नीम है, इवन हमारा जो राइस है यहाँ का, उसमें यूएस का पेटेंट है, ठीक है। क्यों है पेटेंट? क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि इसका पेटेंट भी होता है। हमने पेटेंट के बारे में लेट समझा, उससे पहले वो सबमिट करता है। पेटेंट का रूल ये है कि जो सबसे पहले सबमिट करता है उसी का अवार्ड होता है, ठीक है। हम उसमें क्लेम नहीं कर पाए। तो आज बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको समझ करके उसकी जो प्रोसेस है उसको भी इमीडिएटली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे हमारे जितने भी फेमस लीडर्स रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, ये सब बाहर से पढ़ के आए एंड देन दे वर एबल टू डू ऑल द अचीवमेंट्स इन इंडिया। सो आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है कि एक बच्चे को कितना इम्पोर्टेंट है अब्रॉड से एक्सपोजर लेना आज के टाइम देखिए, ये तो केस टू केस डिपेंड करता है कि Correct. किसको कब जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, में? और किस कंट्री में जाना चाहिए। कोई स्टूडेंट बिल्कुल एडजस्टेबल है, कहीं भी जा सकता है, उसको किसी भी तरह डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, तो उसको 12th के बाद ही चले जाना चाहिए। लेकिन क्यों जाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट। तो अगर उसको लगता है कि जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिसका वो मास्टर बनना चाहता है, उसके लिए इस कंट्री में स्कोप नहीं है। स्कोप से मतलब ये है कि जो वो लर्निंग चाहता है उसकी लेबोरेटरीज हमारे देश में उतनी एडवांस नहीं है, करेक्ट। या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन है, और एजुकेशन है इसलिए कि हम अपना बेस्ट नॉलेज ला सकें, और उस बेस्ट नॉलेज को ला करके अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। जी। तो मेरा मानना है कि कायदे से जहाँ तक संभव हो बैचलर्स डिग्री तक के लिए अपने कंट्री में रह के अपने आप को तैयार करना चाहिए, और एमएस करने के लिए विदेश जाना चाहिए। क्योंकि जब रिसर्च की बात आती है तो रिसर्च से पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट वो तो पता हो हमें, जी है ना। जी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, हमको उसका उन रिसोर्सेज का पूरा यूज़ करना चाहिए। और जब जहाँ से हमें लगता है कि मिसिंग है, ये मेरे पास में नहीं है, तो उसके लिए हमको पूरी दुनिया है जहाँ पे भी हमको बेस्ट लेबोरेटरीज मिलती हैं, बेस्ट एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है, बेस्ट प्रोफेशनल कहना चाहिए कि हमको एक्सपोजर मिलता है, तो हमको उस जगह पे जाना चाहिए। करेक्ट।
है ना। साथ में मैं ये भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सीखने के बाद आपको ये देखना है कि हो सकता है कि किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे यहाँ पे अच्छी लैब हो जी तो वापस हम हमारे कंट्री में भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये तो आने जाने वाली प्रक्रिया है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में बच्चा जाता है, इसलिए पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो एक आ चुका है। हमको लर्निंग के लिए जहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले हमको वहाँ जाना चाहिए, और लर्न करने के बाद में देखना चाहिए हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ कहाँ होता है, हमको वहाँ पे काम करना चाहिए। So, sir, what do you think when a student becomes more ready for studying abroad, and is it a positive step in a student's career? हाँ, डेफिनेटली। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बच्चे विदेश जाते हैं उन बच्चों में कोविड के बाद में जो चेंज आया है उसमें ये है कि एजुकेशन में एक डुअल डिग्री मॉडल लॉन्च हुआ है। जी डुअल डिग्री क्या होता है? उसमें ये होता है कि कुछ ईयर्स आप अपने कंट्री पढ़ते हैं, कुछ ईयर्स आप यूएस में या यूके में या किसी भी बड़े दूसरे कंट्रीज में आप करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल में आप पहले जो बेसिक नॉलेज है वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आप अपने कंट्री में बैठ करके ले लेते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि आपको अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो 4 साल अगर वहाँ रहेंगे तो खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, 2 साल रहेंगे तो खर्चे कम होंगे। तो इससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल क्लास के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनी है कि वो डुअल डिग्री पे जाए, कुछ साल अपने कंट्री में पढ़े, और जो लास्ट के जो ईयर्स हैं जिसमें आपको ज़रूरत है कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हों, बेस्ट लेबोरेटरीज हों, बेस्ट टीचर्स हों, बेस्ट इंडस्ट्री एनवायरनमेंट हो, तो उसके लिए आप 2 साल के लिए दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक तीसरा मॉडल भी हो सकता है जिसमें कि कंट्री में पूरी एजुकेशन है लेकिन कुछ मंथ्स के लिए, जिसे इंटर्नशिप कहते हैं, इस तरह के मॉडल पे फॉरेन में ले जाकर बच्चे को वहाँ का एक्सपोजर दिया जाए, वहाँ पे जाकर के बच्चा 2-3 महीना 6 महीना जाके लर्न करके आए, तो भी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ज़्यादा आएगी। और इंटर्नशिप में अगर 6 महीना या 3 महीने का पीरियड भी अगर दिया जाता है, पूरे नॉलेज के बाद में बच्चा जाके करता है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सफिशिएंट है, अच्छा है और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल भी होगा। जो बच्चे बाहर हैं और जो बच्चे इंडिया में हैं, उनमें आपने कभी वर्क लाइफ बैलेंस रिलेटेड कुछ अंतर देखा है? हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कहते हैं कि मैं समझता था कि वर्क लाइफ बैलेंस हमारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हाँ। हम पुरातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, हमारी एक दिनचर्या होती है, हम उसको फॉलो करते हैं। जी लेकिन जब मैंने ये देखा तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अपने रूल हैं, जी उनके अपने आवर्स हैं कि आपका काम करने के इतने घंटे ही होने चाहिए, सप्ताह में इतने दिन ही होने चाहिए, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस सिस्टम को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, हम काम को अच्छा करने के चक्कर में हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ा लेते हैं। जी ठीक है, जैसे एक मशीनरी का एक ड्यूरेशन होता है कि वो एक साथ एक बार में इतने घंटे चल सकती है, वैसे मानव शरीर भी है, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको बॉडी को इतना रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बॉडी को इतना रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक रिलैक्स करते हैं, जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब हम बहुत सारा काम करके उठते हैं अगले दिन तो थके हुए महसूस करते हैं, अगले दिन हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं आती है। जी तो बेटर ये है कि रेगुलर परफॉर्मेंस आने के लिए कि हम वर्क लाइफ बैलेंस को अपनाएं, नियमित घंटे काम करें, और अपने काम को करने के साथ साथ में जो हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा शरीर है, उसको भी उतने घंटे जो जरूरी है वो मिल सके। What is the way Indian education system should look at preparing students to set a proper future ahead? एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट का है, हमारा जो यूथ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही थोड़ी गड़बड़ है। वो सोचता है फर्स्ट जॉब ही लास्ट जॉब है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और वो फर्स्ट जॉब को लास्ट जॉब की तरह दिखता है। लास्ट जॉब सबसे बड़ा जॉब होता है ना, लाइफ का सबसे लास्ट सक्सेसफुल पॉइंट जो आप चाहते हो वो फर्स्ट जॉब में आप देखते हो, पर ये तो स्टेयर्स में है, सीढ़ियों में है। सफलता एक कदम पे एक झटके में नहीं मिल सकती। तो आपको ये मानना है कि आपका जो पहला जॉब है वो आपका एंट्री पॉइंट है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सी प्रोफाइल हो सकती है। आपको उस एंट्री पॉइंट से इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे एंट्री मिल रही है, आप वहाँ जा करके आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले करते करते आपको वहाँ पे अपनी जो स्किल सेट है वो प्लेटफॉर्म सर्च करना है। वो उस इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, वो दूसरी इंडस्ट्री में हो सकता है। इंडस्ट्री के अंदर भी जब 1 साल का काम पूरा होता है, 1 ईयर कंप्लीशन के बाद में इंटरनल हायरिंग होती है। इंटरनल हायरिंग में जो डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं वो हर एम्प्लॉय तक शेयर की जाती हैं। सबको मालूम होता है कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं, कौन कौन सी स्किल सेट की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी आपका प्रोफाइल चेंज होता है, पैकेज चेंज होता है,
हाँ। क्योंकि सबके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं, सबके लिए अलग अलग पाथ्स होते हैं, जी तो सबको एक साथ एक ही जगह नहीं मिल सकता। जी सबका अपना टाइम होता है कि किसको कब जॉब मिलेगा। आपको पेशेंस रखना है, प्रिपेयर्ड रहना है, रेडी रहना है इंडस्ट्री के हिसाब से, जी बस इतना ही करना है। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे रहे हैं, आप अपने साथ में इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने नॉलेज पे, अपनी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो हर टैलेंट के लिए जॉब है ही। सो जैसे हम मिडलिंग में बिलीव करते हैं कि हर बच्चे को स्टडी अब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी रियली वांट कि बच्चा ये चीज़ समझ पाए कि उसके लिए क्या सही है। तो इसको लेकर के मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी बहुत सारी छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो बहुत इजी है एमबीए कर लेना, बहुत इजी है एमकॉम कर लेना, काफ़ी इजी हो जाता है कुछ कोर्सेज कर लेना। लेकिन वो कोर्सेज करने के बाद नॉलेज नहीं होती है बच्चे को। जैसे मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं ऐसे, क्योंकि एमबीए, व्हाई आई एम कोटिंग एमबीए इज़ लाइक, क्योंकि एमबीए बहुत ट्रेंड में चलता है ना कि Yes. हाँ हमने एमबीए किया है। बट जब आप उस बच्चे को देखते हो तो उसको शायद एक्सेल चलाना भी नहीं आता, हम्म, उसको शायद एमएस ऑफिस नहीं आता, उसको मेल ठीक से ड्राफ्ट करना नहीं आता। correct. तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर जाता है, क्योंकि बच्चे ने तो अपनी उपलब्धि ले ली, एमबीए कर लिया, लेकिन उसको जो एक्सपेक्टेड है कि मेरे को ये पैकेज मिलेगा, वो पैकेज मिलेगा, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ स्ट्रगल कर रही है कि अरे तूने डिग्री की है मगर वो तो आता नहीं है। तो हम्म, क्या लगता है आपको, ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स हो सकता है? हाँ, बेसिकली जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ गई है, हाँ और हो सकता है कि मेरी कुछ बातों से कुछ लोगों को दुख भी हो, लेकिन जब हम बात करते हैं नेशन की, हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिग्री ही सब कुछ होती है। एक कागज़ हासिल करने के लिए हम कहीं भी एडमिशन ले लें, करेक्ट कोई सा भी कोर्स कर लें, तो उससे लाइफ कैसे आपको अच्छी मिल सकती है। जी। बेसिकली जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। हम्म, क्या बच्चा कोई बिजनेस मॉडल बनाता है, जी क्या उस मॉडल को प्रेजेंट कर पाता है, क्या उसकी वायबिलिटी चेक कर पाता है, क्या उसका जो राइटिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा है, तभी तो एजुकेशन का मतलब है ना। जी हम इंडस्ट्री में जाते हैं जिस भी स्किल में, जैसे सपोज करते हैं कि एमबीए में कोई मार्केटिंग वाला है, तो मार्केटिंग वाला बच्चा जो मार्केटिंग में ही जाएगा, लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है, या वो रिक्वायरमेंट ही नहीं समझता, या वो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें स्किल की कमी है, हम्म, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। इंडस्ट्री का एक्सपोजर उसको मिलना चाहिए, वहाँ पे जाके उसको काम करना चाहिए, इंडस्ट्री से एक सर्टिफिकेट आना चाहिए, उसको परफॉर्मेंस आना चाहिए कि ऐसा उसने परफॉर्म किया है। और ऐसे बच्चों को अगर हम फिर पुश करें, इंडस्ट्री में भेजें जॉब के लिए, तो सबको जॉब मिलेगा। तो हो सकता है कि कहीं कहीं लिमिटेशंस इंस्टीट्यूशंस की हों, लेकिन ये बंधन नहीं है जी आपका। आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आप इतने सारे प्रोफेशनल डेवलप कर रहे हैं, उन प्रोफेशनल को प्रोफेशनल लाइफ मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, तो इंस्टीट्यूट का भी ब्रांडिंग बढ़ेगा, इंस्टीट्यूट में और अच्छे बच्चे आएंगे। जितने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट उतना ग्रो करता जाएगा, और इंस्टीट्यूट को भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जितने लोगों को एजुकेशन दिया वो सारे के सारे आज सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं। तो लीग से हट के सोच करके काम करने की ज़रूरत है। जब सब अच्छा सोचेंगे, इस तरह से एफर्ट लाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास में जो प्रोफेशनल्स निकल के आएंगे वो हमारी कंट्री की सेवा करेंगे, और तभी हम एक विकसित भारत बन सकेंगे। सर, इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, upskilling, developing the ability to network, and how do you connect with examples of your own life? देखिए, अपस्किलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है, मुझे मेरा जो पहला इंटरव्यू था उस समय यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने लेटेस्ट में क्या पढ़ा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे भी आज यूथ को डायरेक्शन देने की या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है ना। तो ये एवरीडे लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो ये आता है, मेरे को ये जॉब मिल गया है, बस मैं आगे कुछ नहीं पढ़ूंगा। जी लाइफ में अगर आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं या आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको हर रोज सीखना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको सीखना, नहीं तो एक दिन आप आउटडेटेड होकर के आउट जाओ इंडस्ट्री से। जी तो अप स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें लेटेस्ट क्या आ रहा है, उसमें नया क्या आ रहा है, आपको वो जानना चाहिए। उसके लिए आपको सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो आपको सीखते रहना चाहिए। क्योंकि आप सीखेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो आपको अदर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और तभी तो आप भीड़ से अलग होंगे। जी नहीं तो आप एक कॉमन बन के रह जाएंगे, सारी भीड़ का हिस्सा। sure. तो अप स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा आपका सवाल था नेटवर्किंग, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोलेशन से कुछ नहीं होता। हाँ मैं देखता हूँ आज के यूथ को ये बहुत अच्छी चीज़ है,
मतलब उनसे ही सीखने लायक है कि वो नेटवर्किंग में एक कंपनी दूसरी कंपनी स्विच करते हैं। मैंने अभी पिछले 2 साल में कम से कम 150 ऐसे बच्चे देखे जो कि छोटे पैकेज से बड़े पैकेज की तरफ गए। मतलब जो उनका पैकेज था 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर उसके डबल ट्रिपल पैकेज तक गए, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। हमको हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको जानना होगा, हम प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, क्या कनेक्ट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अपने सर्किल अपने फ्रेंड्स उन सब से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसका डेटा एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे का जो स्किल सेट है उस स्किल सेट पे कितने लोग कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आजकल इंडस्ट्री में एक मॉडल चलता है रेफरल मॉडल। रेफरल मॉडल में ये होता है कि एक कंपनी का एम्प्लॉई अपने फ्रेंड को रेफर करता है और उस रेफर करने में उस एम्प्लॉई को भी कुछ बोनस मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, तो उसकी भी ग्रोथ होती है। इंडस्ट्री में उसको अप्रिशिएशन मिलता है कि इस इंडस्ट्री में एक अच्छा एम्प्लॉई लेके आया, और उसके फ्रेंड्स को भी जॉब मिलता है। तो सोशल के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों चीज़ें होती हैं। तो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है, और मैं भी आज अगर यहाँ पे हूँ तो उसकी वजह यही है कि मैं हमेशा सोशली कनेक्ट रहा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रहा और बहुत वास्ट एरियाज में कनेक्ट रहा। आप बात करें चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की, इंडस्ट्रीज़ की, उनमें कनेक्ट है, इंडिया के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्ट है, जो नेटवर्किंग है, इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है ग्रोथ में, आगे बढ़ने में, अपना काम बेस्ट करने में। वेरी हेल्पफुल, दिस आंसर इज़ वेरी हेल्पफुल। एक मेरा सवाल ये है कि जैसे जो अभी फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है, जो अभी फर्स्ट ईयर में है इंजीनियरिंग के या फर्स्ट ईयर में है किसी भी बैचलर्स कोर्स के, तो वो क्या स्टेप्स ले सकता है? क्योंकि आज बच्चा बिजी है सोशल मीडिया में, जैसे हमने डिस्कस किया, सोशल मीडिया में या जस्ट कुछ और एक्टिविटीज़ करने में। तो वो फर्स्ट ईयर में ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है अगर उसे क्लैरिटी नहीं है कि उसे किस टाइप का प्लेसमेंट चाहिए? तो बेसिक क्या वो कर सकता है ताकि उसको आगे जाके हेल्प हो? बिल्कुल। तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर को मैं इस तरह से देखता हूँ कि आप एक ट्रेन से प्लेन में बैठ रहे हैं। तो मेरा एक मतलब है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा आता है तब वो सपने देखने का और सपनों की उड़ान भरने का समय होता है वहाँ से, ठीक है। तो बच्चे को फर्स्ट ईयर पे ही ये तय कर लेना होता है कि उसको बनना क्या है, कौन सी स्किल का मास्टर बनना है, और उसके हिसाब से तैयारी करना होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एडमिशन लेते ही आते हैं कि सर ये स्किल सेट है, मुझे अच्छा लगता है, इसमें मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन से कोर्स करना चाहिए, कहाँ से कोर्स करना चाहिए, है ना, कौन से असेसमेंट करना चाहिए, पता लगे मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ, और वो बच्चे करते हैं। और ऐसे ही बच्चे जो है वो बिल्कुल जो जिसे कहते हैं टारगेट ओरिएंटेड, कि उनका टारगेट फिक्स है कि मुझे इस स्किल सेट पे जाना है। तो वो अगर पहले से सोच कर तैयार रहेंगे और उसकी तैयारी करते रहेंगे तो समय आने पर उनको आसानी से वो लक्ष्य मिल जाएगा। Now we are moving towards a fun segment, which is a closing reflection. Here I'll be asking some questions. We'll play some Q&A. So my first question is, one thing Indian colleges must stop doing as per you. बहुत सारे जो बर्डन होते हैं कि स्टूडेंट को सबको फोर्स किया जाता है कि आप ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करो, सबको सब में पार्टिसिपेट करना है। ट्रेडिशनल जो कहना चाहिए कंडक्शंस हैं, हर फेस्टिवल सबको ही बनाना ज़रूरी है। हाँ। ये कहीं ना कहीं टाइम किलिंग प्रोसेस भी है। जी ठीक है, एन्जॉयमेंट है, लेकिन इसमें फोर्स नहीं होना चाहिए। जी दूसरी चीज़, स्टूडेंट को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुद चूज़ कर सके कि उसको कौन सा कोर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी पूरी करनी है, और उसको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट को जो नहीं करना चाहिए वो यही है, फोर्स करना। स्टूडेंट को डायरेक्शन दो, पर उसको इतना डायरेक्ट मत करो कि वो यही करना है। उसको चूज करने का मौका दो कि उसके लिए बेस्ट उसको क्या लगता है, जिसमें वो जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड वन थिंग दैट स्टूडेंट मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, स्टूडेंट को हमेशा अपना टारगेट याद रखना चाहिए कि उसको बनना क्या है। अगर जो बनना चाहता है वो भूल जाता है, जिसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको भगवान को याद करना है तो भगवान को हर वक्त याद करना, तब उससे कनेक्टिविटी होगी। उसी तरीके से उनके लिए भी ये भगवान की तरह से है कि जो आपका ड्रीम जॉब है, वो ड्रीम जॉब को हमेशा हर वक्त याद करना चाहिए, चाहे सो रहे हो जाग रहे हो, हर वक्त वो याद होना चाहिए कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ मुझे पहुँचना है और यहाँ पहुँचने के मुझे यही करना है। अगर वो याद रखता है तो सक्सेसफुली उसको पा सकता है। अ मोमेंट दैट शेप्ड योर ओन फिलॉसफी एज अ टीपीओ। मोमेंट ये था कि मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी, मैं बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल देखता था, और उस यूनिवर्सिटी में ऐसा चैलेंज आया कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का रिक्वायरमेंट था, पर कोई अवेलेबल नहीं था।
तो एज अ बैकअप वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई। तब पहला विचार ये आया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है और मुझे वो काम बेस्ट करना है, और वो काम है इंडस्ट्री लगवाने का। और उसमें हम उसमें कंट्री में नंबर 1 पे थे, हमारे हर ट्रेनिंग प्रोग्राम की कंट्री लेवल पे तारीफ होती थी। अब ये था जॉब लगाने का। तो ऐसा तो नहीं कि जो इंडस्ट्रीज लग रही थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री इज ए नेटवर्किंग ऑफ जॉब। अगर कोई एक इंडस्ट्री लगती है तो 5 से 10 लोगों को रोजगार मिलता है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे मैंने चूज़ किया था वो ये था कि इंडस्ट्रियाँ लगवाने पे हमको फोकस करना चाहिए, स्टार्टअप लगाने पे फोकस करना चाहिए। तो एक एफर्ट से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ था कि एक एक बच्चे के लिए जॉब के लिए काम करना है। तो पहले ये लगा कि मुझे इस काम को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। पर सेकेंड थॉट ये भी आया कि इसके पास अगर ये हम रिफ्यूज़ करते हैं तो ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पास में ऑप्शन क्या है। तो क्यों ना एज एन अपॉर्चुनिटी इसको भी ट्राई किया जाए। और जब वो अपॉर्चुनिटी हासिल की, वो अपॉर्चुनिटी जब ऑफर की थी मैंने एक्सेप्ट किया, तो सेम डे पे हमने 5000 इंडस्ट्री को मेल किया। और उस 5000 इंडस्ट्री में से हमने 6 महीने में 98 बिग एमएनसी को कन्वर्ट कर लिया प्लेसमेंट के लिए। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जो मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्लेयर था, जिसमें मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के हैसियत से आया था। तो यहाँ से एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर का जन्म हुआ। और फिर जब वो जन्म हुआ तो मेरा ज़िंदगी में एक ही सिद्धांत है कि जो हाथ में ले लिया है उस पर 100% अपना देना और उसको पूरा ही करना। अधूरा ना सपना देखता हूँ, ना अधूरा किसी काम को छोड़ता हूँ। तो यही वजह है कि इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, एप्रिसिएशन मिला और बेस्ट काम सामने आया। One thing that professors should stop doing. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हम उसको ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं कि हमको बच्चे को क्लास में बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, क्लास में आना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर टीचर जो है बच्चा किन्हीं कारणों से अगर सही में बीमार है और नहीं आ पा रहा है तो उसको एक वर्चुअल मॉडल भी लॉन्च करना चाहिए, जो क्लास चल रही है वर्चुअली उसको अटेंड कर सके घर से भी। ऐसा होने से क्या होगा कि जो नहीं हो पा रहा था वो हो पाएगा, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, उस लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा था वो अटेंड कर पाएगा। और जब वो अटेंड करेगा तो उसको पूरा नॉलेज हुआ और उसके सक्सेस का जो बेनिफिट है बच्चे के साथ साथ टीचर को मिलेगा। तो जो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंस को लेकर के जो बात है वो नहीं होना चाहिए। And one thing that you think professors should do. ये तो बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित तौर से हर प्रोफेसर्स नहीं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हर एक एम्प्लॉय को करना चाहिए। वो ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, हर एक बच्चे तक कनेक्टिविटी हो, हर एक बच्चे तक कम्युनिकेशन हो और हर एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको पता होना चाहिए। Thank you so much, sir. This was a very amazing podcast. Thank you so much for being the part of our first episode. And I really hope that this episode is going to give a lot of knowledge and a lot of help to the students, especially for the Tier 2 and Tier 3 students. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एडलिंक का भी कि मुझे एक मौका दिया गया है और एक माध्यम एडलिंक बनेगा मेरी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और कोई तो होगा जो इस बात को सुन के आगे जुड़ना चाहेगा मेरे साथ में इस मिशन को पूरा करने के लिए। और लक्ष्य भी यही है, आप इस माध्यम से मेरी बात सब तक पहुंचा पा रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद एडलिंक का। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, for tuning into the first episode of Shiksha Desh Videsh podcast, Classroom से Global Platform तक, powered by Edlink Study Abroad. And a huge thanks to Dr. Ajay Srivastav for his valuable insights. So एक बात तो for sure है कि globally education is changing. And अब इसके साथ हमारी भी बारी है change होने की, improve होने की and global aspects को adapt करने की. So, शिक्षा देश विदेश पॉडकास्ट brings you an updated vision कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्या स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इस शिक्षा देश विदेश पॉडकास्ट के साथ आप बने रहिए। और अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हैं अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, देन एडलिंक इज़ हियर टू हेल्प यू आउट figure out how to study abroad. See you in the next episode of Shiksha Desh Videsh podcast, Classroom से Global Platform तक. Till then, stay curious and stay open to the opportunities of world. This is your host Abha signing off.